A very good afternoon and Jai Hind all. Welcome to our YouTube channel. आज हम आपका वीडियो नंबर 3 ऑफ रिविजन ऑफ कंपनी लॉ में स्वागत करते हैं। इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि कंपनी क्या है, कंपनी के फीचर्स क्या है, साथ ही साथ हमने टाइप्स ऑफ कंपनी को भी डिस्कस किया था। इससे पहले कि आज हम अपने नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करें, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी ये क्लासेस MGKVP यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर की गई है। साथ ही साथ ये कई सारी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी बेनिफिशियल प्रूव होंगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक, दैट इज लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील और ऑल्टर ईगो। अब भाई कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है? जब किसी कंपनी की एक अलग आइडेंटिटी होती है, उसकी एक अलग पहचान होती है, लीगल पोजीशन होती है, उसे हम बोलते हैं उसकी कॉर्पोरेट आइडेंटिटी। अब भाई इससे पहले हमने पढ़ा था कंपनी के फीचर्स में कि सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी बिजनेसमैन अलग है, बिजनेस अलग है। मुकेश अंबानी इज डिफरेंट फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज, है ना। तो ये कॉर्पोरेट व्हील अलग करता है किसको? बिजनेस को और बिजनेसमैन को। समझ आया? तो ये जो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी होती है वही होता है कॉर्पोरेट व्हील। व्हील का क्या मतलब हुआ? पर्दा या फिर कर्टन। अब भाई लोग क्या करेंगे? लोग तो एक बिजनेस खोल लेंगे सट्टा बाजारी का। फॉर एग्जाम्पल ये है ABC लिमिटेड। एक मिनट, लेट मी फिक्स इट। अब भाई लोगों ने क्या किया? एक कंपनी खोल ली ABC सट्टा लिमिटेड। ठीक है, अब इन्होंने ये बोर्ड लगा दिया सट्टा लिमिटेड, यानी ये कंपनी है, पब्लिक कंपनी। अब ये क्या करेंगे? इसमें लोग बैठ के सट्टा लगा रहे हैं, है ना, बेटिंग कर रहे हैं। पुलिस आती है, बोलती है भाई ये सब क्या चल रहा है? तो क्या कहेंगे? भाई हमसे क्यों पूछ रहे हो? कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम बिजनेसमैन, है ना, तो तुम्हें लेके जाना है तो कंपनी के लेके जाओ। क्यों? क्योंकि भाई ये बिजनेस तो कंपनी कर रही है, हम थोड़ी कर रहे हैं, हम तो इसके मेंबर्स है ना। अब लॉ तो यही कहता है कि कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर, लेकिन भाई कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो खुद से तो कुछ इलीगल कर नहीं सकती, बिकॉज वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। उसे चलाता कौन है? उसके डायरेक्टर्स, उसके मेंबर्स। तो जब भी हमारी इंडियन लॉ को, हमारे कोर्ट को, कंट्री को ऐसा फील होता है कि कोई कंपनी इलीगल चीज़ों में इंडल्ज्ड है, इंक्लूडेड है, उसने डील कर रही है जिस चीज़ों में वो इलीगल है या फिर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हार्मफुल है, तो उन केसेस में इस कॉर्पोरेट आइडेंटिटी को इग्नोर कर दिया जाता है और डायरेक्टली मेंबर्स के ऊपर लीगल प्रोसीडिंग्स ली जाती है। उसे ही हम कहते हैं लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील या फिर लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट आइडेंटिटी। कंपनी की एक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी है। भाई बताया था कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे स्यू भी कर सकते हैं, जो स्यू भी हो सकती है, तो भाई वो तो अलग हुई। लेकिन जब ऐसा फील होता है कि कंपनी का जो बिजनेस है अनफेयर है, वो इलीगल है, उन केसेस में इस कॉर्पोरेट आइडेंटिटी को इग्नोर करके डायरेक्टली मेंबर्स के ऊपर और डायरेक्टर्स के ऊपर चार्जेस लिए जाते हैं, लीगल प्रोसीडिंग्स ली जाती है, उसे ही हम कह देते हैं लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील। ठीक है, while it is firmly established ever since in Salman versus Salman and Company Limited, ये केस था जिसे मैंने आपके साथ लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जहाँ पे ये सामने आया डेटा कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल और लीगल पर्सन है, उसके बिजनेसमैन से और उसके बीच में कोई लेना देना नहीं है। कंपनी गलत करेगी तो कंपनी डायरेक्टली लायबल होगी, लेकिन भाई यहाँ पे तो इसे हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि जब भी बिजनेस अनफेयर फील होता है तब भी इस आइडेंटिटी को इग्नोर करके डायरेक्टली मेंबर्स के ऊपर चार्जेस लिए जाते हैं, केस किया जाता है। ठीक है, It has been since held that the corporate veil may be lifted, the corporate personality may be ignored, and the individual members recognized for they are in certain exceptional circumstances, and generally and broadly speaking, corporate veil may be lifted where the statute itself contemplates lifting the veil or fraud or improper conduct is intended to be prevented, or a taxing statute or a beneficent statute is sought to be evaded, or where associated companies are inextricably connected as to be in reality part of one concern.
जब भी लगता है भाई कुछ इलीगल हो रहा है, टैक्स की चोरी हो रही है या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, उन्हें प्रिवेंट करने के लिए इन कॉर्पोरेट आइडेंटिटी को डिस्कार्ड करके डायरेक्टली मेंबर्स और डायरेक्टर्स के ऊपर केसेस होते हैं। दैट इज योर कॉर्पोरेट वेल। एग्जाम के रिलेशन से ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे याद रखिएगा। अब कॉर्पोरेट वेल थ्योरी में कॉर्पोरेट वेल हम किसे कह देते हैं, तो भाई कॉर्पोरेट वेल हम कहते हैं वो लीगल कॉन्सेप्ट वेयर बाय द कंपनी इज आइडेंटिफाइड सेपरेटली फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। कॉर्पोरेट वेल यानी कंपनी के वो जो कॉर्पोरेट या लीगल आइडेंटिटी है। द टर्म कॉर्पोरेट वेल refers to the concept that members of a company are shielded from the liability connected to company's actions if the company incurs any debts or contravenes any law. The corporate veil concept implies that members should not be liable for those errors. In other words, they enjoy the कॉर्पोरेट इंसल्टेशन। ठीक है, किसी केस में अगर ऐसा लगता है कि नहीं कंपनी ने कुछ लाइबिलिटी की है या फिर कंपनी का डेट है, तो उससे मेंबर्स से कोई मतलब नहीं। क्यों? बिकॉज मेंबर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द कंपनी। बिजनेसमैन एंड बिजनेस आर टू डिफरेंट थिंग्स। लेकिन जहां भी लगा कि भाई इलीगल प्रैक्टिस है, वहां पे हम इसे एंटरटेन नहीं करेंगे। ठीक है, Thus, the shareholders are protected from the acts and obligations of the company. जैसा कि Salmon and Salmon में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। The Salmon versus Salmon and Company laid down the foundation of the concept of the corporate veil or independent corporate personality. Lifting or piercing of corporate veil means looking behind the legal facade of the company. जब हम कंपनी की लीगल आइडेंटिटी को हटा के डायरेक्टली मेंबर्स के ऊपर एक्शंस लेते हैं, दैट इज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। ठीक है, the concept of lifting the corporate veil is a changing concept. The veil of a corporate personality यानी company, even though not lifted sometimes, is becoming more and more transparent in modern jurisprudence. It is high time to reiterate that in the expanding horizon of the modern jurisprudence, lifting of corporate veil is permissible. Its frontiers are unlimited, but it must depend primarily on the realities of the सिचुएशन। ठीक है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। आप कभी भी कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, इफ यू हैव द इनफ ऑफ एविडेंस और यू हैव द इनफ ऑफ द फैक्ट। जब आपके पास इतने तथ्य हैं, इतने केसेस हैं या फिर कुछ प्रूफ है कि कंपनी कुछ गलत चीजों में इंडल्ज है, उसमें इंक्लूडेड है, तो आप कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर सकते हैं। दो केसेस हैं यहाँ पे जहां पे आप कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर सकते हैं। These two are under statutory provisions and under jurisdictional interpretations। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविजन क्या कहता है। The veil of the corporate personality यानी कंपनी may be lifted in certain cases और pierced यानी थोड़ा सा हटा के छेद करके भी देख सकते हैं। As per express provisions of the Act, in other words, the advantage of distinct entity and limited liability may not be allowed to be enjoyed in certain circumstances. Such the cases are the Companies Act 2013 itself provides for certain cases in which the director or members of the company may be held personally liable. Salmon and Salmon का केस क्या था कि भाई सालमन कंपनी लिमिटेड का जो डेट है वो सालमन कंपनी लिमिटेड का है, उससे और सालमन से कोई लेना देना नहीं है। समझ आया? जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का मान लीजिए 5 करोड़ का डेट है, 5 करोड़ का उनके ऊपर कर्जा है जो इन्हें चुकाना है, लेकिन कोई डायरेक्टली मुकेश अंबानी को इसके लिए लाइबल घोषित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट थिंग्स। सेम इज द केस हियर। यही केस था कुछ सालमन में भी, लेकिन जहां पे in such cases while the separate entity of the company is maintained, the director or members are held personally liable along with the company. These cases are जहां पे ये केसेस प्रेजेंट होंगे वहां पे डायरेक्टली मेंबर को लाइबल माना जाएगा, यानी मुकेश अंबानी को डायरेक्टली लाइबल मान लेंगे अगर ये केसेस हुए। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, कोई इसे पर्सनली नहीं लेगा। ठीक है, सबसे पहले है मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस।
प्रोस्पेक्टस जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे मैं आपको इसका एक जिस्ट दे देती हूँ। जब भी पब्लिक कंपनीज पब्लिक से पैसे लेने वाली होती हैं, अपने शेयर्स इशू करती हैं सब्सक्राइब करने के लिए, उन्हें कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जरूरी है, अनिवार्य है, कंपलसरी है कि वो प्रोस्पेक्टस इशू करे। अब भाई ये प्रोस्पेक्टस किस चिड़िया का नाम है ना? तो भाई प्रोस्पेक्टस एक ब्रोशर आप कह सकते हैं कंपनी का। जैसे आप किसी स्कूल में जाते हैं एडमिशन लेने, तो आपको एक ब्रोशर देते हैं, एक पत्रिका देते हैं कि भाई उसमें स्कूल की इंफॉर्मेशन लिखी है कि इतने स्टूडेंट्स हैं, स्कूल की ये अचीवमेंट है, स्कूल हमारा CBSE से रजिस्टर्ड है, उसको A+ की ग्रेडिंग मिली है। उसी तरीके से प्रोस्पेक्टस होता है जो बताता है भाई कंपनी का इतने प्रॉफिट है, कंपनी का ये डायरेक्टर है, कंपनी इतने पैसों के लिए शेयर्स इशू कर रही है, वगैरह वगैरह, ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसमें मेंशन्ड होती है। अगर प्रोस्पेक्टस में कुछ भी गलत मेंशन है, अब भाई कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी खुद से तो ऐसे पेन उठाएगी और ऐसे लिखेगी नहीं, है ना? किसने लिखा? डायरेक्टर्स हो सकते हैं या फिर मेंबर्स। तो उस केस में हम कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को इग्नोर करेंगे और डायरेक्टली उसके मेंबर्स और उसके डायरेक्टर्स, यानी अगर ऐसा रिलायंस इंडस्ट्री ने किया तो रिलायंस इंडस्ट्री नहीं, उसके डायरेक्ट मेंबर यानी मुकेश अंबानी एंड बाकी सारे लोगों पे केसेस होंगे। फेल्योर टू रिटर्न द एप्लीकेशन मनी, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। पब्लिक कंपनी के ऊपर ये इंपॉर्टेंट है कि अगर उन्हें मिनिमम एप्लीकेशन मनी रिसीव नहीं होता तो उन्हें जितने पैसे मिले हैं एप्लीकेशन के उसे रिटर्न करना पड़ेगा। हर एक पब्लिक कंपनी का एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट फिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी पब्लिक कंपनी का अगर आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन मेंशन्ड है कि 5 करोड़ और उनके पास कितना आया? 3 करोड़ आया, तो क्या वो शेयर्स अलॉट कर सकते हैं? नहीं, उन्हें शेयर्स को वापस करना पड़ेगा। और अगर ऐसा करने में कंपनी असमर्थ रहती है तो भी डायरेक्ट मेंबर्स और डायरेक्टर्स के ऊपर लीगल चार्जेस लगेंगे। ठीक है। थर्ड है मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ नेम। कंपनी का नाम था रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड, नाम लिख दिया रिलायंस लिमिटेड। अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लास देखी तो पता होगा प्राइवेट लिमिटेड यूज होता है प्राइवेट कंपनीज के लिए एंड ओनली लिमिटेड इस्तेमाल होता है पब्लिक कंपनीज के लिए। भाई प्राइवेट हटा दिया, सिर्फ लिमिटेड लिख दिया तो लोगों को क्या लगेगा कि भाई ये तो एक पब्लिक कंपनी है। मिस डिस्क्रिप्शन हुआ नाम का, वहां पे भी डायरेक्टली मेंबर्स के ऊपर चार्जेस होंगे। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 73 एंड 76, यानी जहां पे टैक्स को फाइल करने में असमर्थ है कंपनी, वहां पे भी उसके ऊपर केसेस किए जाएंगे। लाइबिलिटी फॉर अल्ट्रा वायर्स एक्ट। अल्ट्रा वायर्स एक्ट वो होते हैं जो MOA के बियॉन्ड होते हैं। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि MOA को आप मान सकते हैं कंपनी की पेरेंट्स या कंपनी की अम्मा। ठीक है। अब ये जो कंपनी के अम्मा है, इन्होंने एक लक्ष्मण रेखा सेट कर दी है कंपनी के लिए। कंपनी इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सकती, यानी ये MOA कंपनी के रूल्स, कंपनी के राइट्स, कंपनी के ऑब्लिगेशंस बताता है। ठीक है। अब अगर इन रूल्स, इन राइट्स या फिर इन ऑब्लिगेशंस को पार करती है कंपनी तो कंपनी हो जाती है अल्ट्रा वायर्स। और अगर किसी भी कंपनी ने अपनी अम्मा की बात नहीं मानी तो उसे होना पड़ता है वाइंड अप। तो यही है यहाँ पे भी लाइबिलिटी फॉर अल्ट्रा वायर्स। अब भाई कंपनी खुद से तो कुछ एक्ट कर नहीं सकती, क्यों? क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो उस केस में भी डायरेक्टली मेंबर्स को लाइबल माना जाएगा। लास्ट, लाइबिलिटी अंडर स्टेट यूज। अगर दूसरी किसी लॉ को भी एक्सप्लॉइट करती है कंपनी, उसके भी अगेंस्ट जाती है किसी भी इंडियन लॉ के, तो भी कंपनी के ऊपर लीगल चार्जेस लगेंगे। और ना सिर्फ कंपनी बल्कि उसके मेंबर्स, उसके डायरेक्टर्स, उसके ओनर्स को भी पर्सनली लाइबल माना जाएगा। यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी फॉलो नहीं होगा। ठीक है। अब दूसरा केस जिसमें हम पर्दे को हटा देंगे, है ना, कॉर्पोरेट वील को हटा देंगे, वो है अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। This says it is difficult to deal with all the cases in which courts have lifted or might lift the corporate veil. Some of the cases where the veil of the incorporation यानी company was lifted by judicial decisions may be discussed to form an idea as to the kind of circumstances under which the facade of corporate personality will be removed or the persons behind the corporate identity identified and penalized if necessary. क्या क्या केसेस है इसके अंदर? प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू,
मान लीजिए कंपनी टैक्स फाइल नहीं करती, कंपनी टैक्स नहीं पे कर रही है, उन केसेस में भी केस होगा कंपनी पे ही नहीं बल्कि उसके मेंबर्स पे भी, उसके डायरेक्टर्स पे भी, ठीक है, पर्सनली लाइबल माना जाएगा। दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट। जैसे कि हमारी कंपनी में ड्रग्स का बिजनेस एक इलीगल कंटेंट में आता है, इलीगल कॉन्टेक्स्ट में है, और अगर कंपनी इसमें इंडल्ज्ड है तो उसका बिजनेस क्या हुआ, इलीगल। और यहाँ पे सिर्फ कंपनी नहीं बल्कि उसके मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स भी लाइबल होंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ द एनिमी कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। कंपनी का जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया के क्या बहुत अच्छे रिलेशन है? ऑब्वियसली नहीं। तो भाई मान लीजिए किसी ने अपने आप को इंडियन कंपनी शो कर रही है लेकिन वो है असली में एक पाकिस्तानी कंपनी, तो भी ना सिर्फ कंपनी बल्कि उसके डायरेक्टर्स और मेंबर्स भी हो जाएंगे पर्सनली लाइबल। फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडियरीज टू एक्ट एन एजेंट, ठीक है, मान लीजिए सब्सिडियरीज है कंपनी की लेकिन उनके बिजनेस इलीगल है, भाई उसका टैक्स नहीं जनरेट हो रहा है, तो उस केस में होल्डिंग भी, सब्सिडियरी कंपनी भी, उनके मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स सबको पर्सनली लाइबल किया जाएगा। डिस्कार्ड कर देंगे हम सेपरेट लीगल पर्सनालिटी के पर्सपेक्टिव को, उसके कॉन्सेप्ट को। समझ में आया? यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स बिजनेस मेंबर्स, यहाँ पे बोथ विल बी लाइबल। तो याद रहेगा आपको कौन कौन से केसेस हैं जहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी को डिस्कार्ड कर दिया जाता है, एक्सेप्शंस हैं ये सेपरेट लीगल एंटिटी के, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंपनी को हमने लास्ट क्लास में कवर किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। तो जो नया टॉपिक हम इसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज, एक मिनट, डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट एंड द पब्लिक कंपनी। प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी को डिस्कस किया था हमने। रजिस्टर्ड कंपनी क्या है, चार्टर्ड कंपनी क्या है, स्टैट्यूटरी कंपनी क्या है, होल्डिंग कंपनी क्या है, सब्सिडियरी कंपनी क्या है, ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ। जिसने नहीं पढ़ा वो काइंडली जाके प्रीवियस वीडियोस को देख ले, ठीक है। तो भाई आज हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस क्या है आखिर प्राइवेट लिमिटेड एंड लिमिटेड में, ठीक है। सबसे पहले मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पर्सन टू फॉर्म अ कंपनी। प्राइवेट में कितने मेंबर्स चाहिए? 2 मिनिमम। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 200। पब्लिक में मिनिमम कितना चाहिए? 7। मैक्सिमम नो लिमिट यानी अनलिमिटेड, जियो के रिचार्ज की तरह, ठीक है, अनलिमिटेड हो गया। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एज पर सेक्शन 149। मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। किसमें? प्राइवेट में। इसमें मिनिमम कितने चाहिए? एटलीस्ट 3 डायरेक्टर हमारी लिमिटेड कंपनी में यानी पब्लिक कंपनी में। याद रहेगा। कोरम ऑफ अ जनरल मीटिंग सेक्शन 103 ये कहता है कि कम से कम एक मीटिंग को करने के लिए 2 मेंबर्स इनके होने चाहिए। इनका कहना है कि पब्लिक कंपनी में कम से कम 5 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए। इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑन द डेट ऑफ मीटिंग इज नॉट मोर देन 1000, ठीक है। अगर 1000 मेंबर्स है कंपनी में तो कम से कम 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग में, और अगर 1000 से ज्यादा है तो कितने? 15 मेंबर्स का प्रेजेंट होना कंपलसरी है ऑन द डेट ऑफ मीटिंग। 5000 के अंदर यानी अगर अप टू 1000 मेंबर्स है तो कितना? 5 मेंबर्स। लेकिन मोर देन है 1000 बट लेस देन और इक्वल टू 5000 तब कितने? 15 मेंबर्स। और अगर इससे भी ज्यादा है, 5000 से ज्यादा है, तब 30 मेंबर्स, ठीक है। अगर 5000 से भी ज्यादा है तो 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए उस मीटिंग को वैलिड करने के लिए। कोरम क्या होता है? कोरम होते हैं मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस जिनका प्रेजेंट होना कंपलसरी है, तभी मीटिंग वैलिड मानी जाएगी। और अगर मिनिमम उतने पीपल, उतने पर्संस प्रेजेंट नहीं है मीटिंग में तो उस मीटिंग को हम इनवैलिड मानते हैं, ठीक है। वेट अ सेकेंड। इन्विटेशन टू पब्लिक। अब अपना थोड़ा सा हार्ड डिस्क यूज करिए, अपना दिमाग इस्तेमाल करिए और मुझे बताइए क्या आपकी प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसे ले सकती है? ऑब्वियसली नहीं ले सकती है। इट कैन नॉट इनवाइट द जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स एंड डिबेंचर्स, वेयरएज पब्लिक कंपनी, भाई पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी नहीं पैसे लेगी तो क्या प्राइवेट कंपनी लेगी?
ऑब्वियसली पब्लिक कंपनी कैन टेक the money, can offer its shares and debentures and securities to public, यानी पब्लिक को अपने शेयर्स ऑफर करती है कौन? आपकी पब्लिक कंपनी, ना कि प्राइवेट कंपनी. इट कैन टेक, इट कैन नॉट. ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, इट शेयर्स आर नॉट ट्रांसफरेबल. याद रखना है, ऐसा नहीं है कि ट्रांसफर हो ही नहीं सकते, हो सकते हैं लेकिन कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ. तो जनरली हम कह देते हैं कि भाई इनके शेयर्स ट्रांसफरेबल नहीं है, लेकिन पब्लिक के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है. प्रोस्पेक्टस, भाई जब इन्हें पैसे ही नहीं लेने पब्लिक से तो ये पब्लिक को प्रोस्पेक्टस क्यों देंगी? इनके लिए प्रोस्पेक्टस इशू करना कंपलसरी नहीं है. इनके लिए प्रोस्पेक्टस इशू करना कंपलसरी है क्योंकि इन्हें ही पब्लिक से पैसे लेने हैं. इशू ऑफ शेयर वारंट, इट कैन नॉट इशू द शेयर वारंट, लेकिन आपकी पब्लिक कंपनी शेयर वारंट इशू कर सकती है. शेयर वारंट क्या होता है? जब आप बहुत सारे शेयर्स को खरीदते हैं, आप उसे स्टॉक बनवा देते हैं कई बारी, और जो सर्टिफिकेट या रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट मिलता है वो होता है शेयर वारंट. मिनिमम सब्सक्रिप्शन, इट कैन अलॉट शेयर्स एट एनी टाइम आफ्टर इट्स रजिस्ट्रेशन. ठीक है, यहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कोई जरूरत नहीं. जैसे रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड है तो उससे कोई मतलब नहीं कि उसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट मिला या नहीं मिला. अगर मान लीजिए इनका मिनिमम सब्सक्रिप्शन था 5 करोड़ लेकिन इन्हें मिला है 3 करोड़, तो भी ये शेयर्स अलॉट कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन अगर इनका मिनिमम सब्सक्रिप्शन 5 करोड़ है, मिला 3 करोड़, तो ये शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते. इन्हें एप्लीकेशन मनी को रिटर्न करना पड़ेगा. स्टिपुलेशन एज टू नेम, यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज होना जरूरी है, वेयर एज इसमें लिमिटेड, तो लिमिटेड कंपनीज हो जाती हैं पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड हो जाती हैं ऑब्वियसली प्राइवेट. ठीक है. रिस्ट्रिक्शन ऑन मैनेजरियल रिम्यूनरेशन, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. आप यहाँ पे अनलिमिटेड सैलरी ले सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि मैनेजरियल रिम्यूनरेशन 11% से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती. ठीक है, अगर आपका 1 लाख प्रॉफिट है तो इसका सिर्फ और सिर्फ 11% ही मैनेजरियल रिम्यूनरेशन मिल सकता है. उससे ऊपर अगर आप चाहें कि भाई आपको मैनेजरियल रिम्यूनरेशन मिल जाए तो ऐसा नहीं हो सकता. पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. रेजोल्यूशन यानी वोटिंग. ठीक है. इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे ये कॉर्पोरेट लोन्स या इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते लेकिन ये कर सकते हैं. ये कौन है भाई? पब्लिक है. भाई पब्लिक को तो सब अलाउड होता है ना, है ना. अब हम आज जो नया चैप्टर स्टार्ट करें हैं दैट इज इनकॉर्पोरेशन या फिर फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी. याद रखिएगा, इट कम्स अंडर सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एक कंपनी का जन्म कैसे होता है, इट बॉर्न थ्रू लॉ, और डेथ भी कैसे होती है, थ्रू लॉ. तो ये जो फेज है इसे हम कह सकते हैं बर्थ फेज ऑफ कंपनी. ठीक है. फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी में अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ. ऑब्वियसली तो लॉ से ऐसे अचानक से क्रिएट हो जाती है कि भाई लॉ से क्रिएट हो गई, नहीं. बहुत सारी प्रोसीजर्स हैं, पॉलिसीज हैं एंड फॉर्म्स हैं जो फाइल करने पड़ते हैं व्हेन यू आर अबाउट टू स्टार्ट अ कंपनी. ठीक है. तो सबसे स्टेजेस में पहला क्या है, प्रमोशन स्टेज. Second, we have the incorporation stage. Third, capital raising stage. And fourth and the last is the commencement of business stage. हमेशा याद रखिएगा 4 स्टेजेस हैं. प्रमोशन स्टेज जहाँ पे आइडिया जनरेट होता है, आइडिया जनरेट होता है. भाई आइडिया जनरेट हो गया लेकिन क्या वो फिजिबल है या नहीं, फिजिबल है यानी अचीवेबल है नहीं. अब मैं कहूँ कि मैं आसमान में बिल्डिंग बनाऊंगी, ये तो एक हो गया आइडिया, लेकिन क्या ये फिजिबल है यानी फिजिबल है यानी कि अचीवेबल है, क्या इसे असली में इंप्लीमेंट किया जाता है, वो कहाँ चेक होता है, वो भी प्रमोशन स्टेज में ही चेक होता है. उसके बाद अगर ऐसा हो गया तो उसे इनकॉर्पोरेट करना. इनकॉर्पोरेट करना यानी उसका रजिस्ट्रेशन कराना, नाम उसका सोचना, उसके लिए ऑफिस लेना, ये सब आपके इनकॉर्पोरेशन स्टेज में आ जाएगा. अब आप कैपिटल कैसे लेंगे, शेयर्स इशू करेंगे, लोन्स लेंगे या डिबेंचर्स लेंगे, दैट कम्स इन द कैपिटल रेजिंग स्टेज. अब कैपिटल आ गया तो अब किस बात की देर है भाई, कमेंस करेंगे अपने बिजनेस को, यानी यहां से हम प्रोडक्शन या फिर ऑपरेशंस को स्टार्ट कर देंगे. ठीक है. तो भाई द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी कैन बी डिस्कस्ड इन द फॉलोइंग 4 स्टेजेस.
फिर आ जाता है पहला स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी या फिर प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। ये स्टेज आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है। प्रमोटर क्या है जरूर पूछता है, तो इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज माने और इसे जरूर से पढ़ें, ठीक है। प्रमोशन इज द फर्स्ट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। ऑब्वियसली भाई पहला स्टेज है आइडिया आना। बिफोर अ कंपनी कैन बी फॉर्म देयर मस्ट बी सम पर्सन्स who intend to form a company and who take the necessary steps to carry that intention into operation. Such persons are called promoter. It is they who conceive the idea of forming the company and it is they who take the necessary steps to incorporate it by registration. वो व्यक्ति जो आइडिया जनरेट करता है, जो पहले सोचता है फिर उन वर्ड्स को एक्शन में लेकर आता है, उसी व्यक्ति को प्रमोटर कहते हैं, ठीक है। तो आपने हमेशा याद रखना है वो पर्सन विच टेक्स द वर्ड्स इनटू एक्शन इज नोन एज अ प्रमोटर, ठीक है। इस व्यक्ति को हम कहेंगे प्रमोटर। जो आइडिया जनरेट करता है, भैया आइडिया तो जनरेट कर लिया, अब उस आइडिया को एक्शन में लेके आएगा, उसे इंप्लीमेंट करेगा, दैट इज अ प्रमोटर। अब डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कंपनी क्या कहता है भाई, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 subsection 69 of the Companies Act 2013 the term promoter can be defined as the following। इनमें से कोई भी फीचर अवेलेबल है तो वो एक प्रमोटर है। A person who has been named such as in a prospectus or is identified by the company in the annual return section 92। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका नाम एज अ प्रमोटर आपके प्रोस्पेक्टस में मेंशन है या फिर जनरल मीटिंग में उसे एज अ प्रमोटर अनाउंस किया जाता है, दे आर सेट टू बी अ प्रमोटर। और या फिर अगर ऐसा नहीं है तो a person who has control over the affairs of the company directly or indirectly, whether as a shareholder, director or otherwise। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कंपनी के डिसीजंस को, कंपनी के मैनेजमेंट्स को, कंपनी के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है, उसे भी प्रमोटर बोलते हैं, ठीक है। या फिर अ पर्सन हु इज इन अग्रीमेंट विद दोज एडवाइस डायरेक्टर्स और इंस्ट्रक्शंस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज अकस्टम्ड टू एक्ट। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके ऑर्डर को मानने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अधीन है, यानी जिनको फिक्स्ड है कि उन्हें उसका एक्शंस, उसके रूल्स एंड पॉलिसीज को, उसके ऑर्डर को फॉलो करना है, वो व्यक्ति भी प्रमोटर हो सकता है या फिर होता है, ठीक है। याद रखना है सेक्शन 269 ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड 90 to 80% चांस है कि ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। In USA, Securities Exchange Commission Rule 405 defines promoter as a person who acting alone or in conjunction या फिर कई सारे लोगों के साथ मिलकर with other persons directly or indirectly takes the responsibility in founding or organizing the business enterprise। The founder of a company is said to be a promoter। ये याद रखिएगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे प्रमोटर की? कैरेक्टरिस्टिक्स में है पहला, द प्रोमोटर ऑफ अ कंपनी इज अ पर्सन हु डज द नेसेसरीली प्रिलिमिनरी वर्क इंसिडेंशियल टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। प्रिलिमिनरी यानी प्री फंक्शन, उसके रजिस्ट्रेशन से पहले भी तो बहुत सारे काम होते हैं ना, डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करना, आइडिया को जनरेट करना, लोकेशंस देखना, क्या ऑपरेशन करेंगे, ये सारा जो फंक्शन करते हैं उसे भी प्रमोटर बोलते हैं, ठीक है। और इनका दूसरा क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ही ब्रिंग्स टुगेदर वेरियस पर्संस हु एग्री टू फॉर्म अ कंपनी। अब भाई इन्होंने पहले आइडिया जनरेट कर लिया कि हम एक कंपनी बनाएंगे, ठीक है। आइडिया जनरेशन होने के बाद ये क्या करेंगे, अपने साथ ऐसे लोगों को लेके आएंगे जो इंटरेस्टेड है इस कंपनी के फॉर्मेशन में। तो ये भी किसका काम हुआ, प्रमोटर का। तीसरा काम क्या है प्रमोटर का, ही प्रिपेयर्स द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड गेट द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड फ्रॉम द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार से कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराना यानी रजिस्टर कराना भी किसका काम है, प्रमोटर का। फोर्थ,
a person may be a promoter even if he undertakes a lesser active role in the formation of a company. जरूरी नहीं कि सारे काम करें, अगर ये थोड़ा काम करते हैं, थोड़ा नहीं भी करते हैं, लेस एक्टिव है, तब भी ये प्रोमोटर है। अगर इनका आइडिया जनरेशन है, आइडिया को एक्शन में लाने वाले यही हैं, देन ही विल बी सेट टू बी अ प्रोमोटर। इंपॉर्टेंट है कि इनका नाम प्रोस्पेक्टस में मेंशन हो, इनका जो रूल है, जो इनका कंट्रोल है, वो ओवर द एक्शंस ऑफ द कंपनी हो, ठीक है, यानी कंपनी इनके इशारों पे नाचे, ठीक है। फिफ्थ, a person who acts in a professional capacity is not a promoter like an advocate, solicitor or auditor. देखिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो प्रोफेशनली कंपनी के लिए काम कर रहा है वो प्रोमोटर नहीं है। एक प्रोमोटर वही है जो एज एन ओनर काम कर रहा है कंपनी का, कि कंपनी के लिए ये मैनेज करना, कंपनी को रजिस्टर कराना, कंपनी के लिए आइडिया जनरेट करना, कंपनी में क्या होगा क्या नहीं होगा, इन चीज़ों को डिसाइड करने वाला व्यक्ति प्रमोटर होता है। ना कि सिर्फ आप प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर दें और बोले कि आई एम अ प्रमोटर, तो दिस इज नॉट अ प्रमोटर, ठीक है। Definition of company promoter, this I have discussed the above. ड्यूटीज क्या है कंपनी प्रोमोटर की? तो भाई कंपनी के प्रोमोटर की ड्यूटीज है, द प्रोमोटर ऑक्यूपाई अ सिग्निफिकेंट पोजिशन एंड हैव वाइड रेंज of powers related to the formation of a company. It is nevertheless interesting to note that so far as the legal position is referred, he is neither an agent nor a trustee of the proposed company. However, it does not signify that the promoter does not have any legal relationship with the proposed company. The promoter stands in a fiduciary relationship to the company and they support to those persons whom they have pursued to become the shareholders in it. एक बात याद रखना है, ना ही आपका प्रोमोटर कंपनी का एजेंट है, ना ही ट्रस्टी है, बट he or she may have a fiduciary relationship with the company. fiduciary relationship होगा यानी ट्रस्ट का रिलेशनशिप होगा, जैसे कि टीचर और स्टूडेंट का होता है, जैसे कि चाइल्ड और पेरेंट्स का होता है, ठीक है। यानी कंपनी के साथ प्रोमोटर एक ट्रस्ट के रिलेशन में स्टैंड होता है। कंपनी का ना ही वो एक एजेंट है ना ही ट्रस्टी है, बट स्टैंड ना फिड्यूशरी रिलेशनशिप विद द कंपनी। ये बात को हमेशा याद रखिएगा, समटाइम्स दे मे बी आस्क्ड। एलिजिबिलिटी क्या है? अब कौन कौन है जो भाई प्रोमोटर बन सकता है? तो प्रोमोटर कोई भी नेचुरल पर्सन बन सकता है, यानी मैं और आप, कोई और कंपनी भी बन सकती है, यानी कि एक आर्टिफिशियल पर्सन भी कंपनी का प्रोमोटर बन सकता है, ठीक है। और कौन बन सकता है? फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्संस, यानी कोई पार्टनरशिप फर्म भी कंपनी का प्रोमोटर हो सकती है। इनमें से कोई भी किसी भी कंपनी का प्रोमोटर बन सकता है, ठीक है। फंक्शंस एंड रोल्स ऑफ अ प्रोमोटर, सबसे पहला टू ओरिजिनेट द स्कीम फॉर फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी को फॉर्म करने का आइडिया उसका होता है, ठीक है। दूसरा क्या है? टू गेट द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द प्रपोज कंपनी प्रिपेयर्ड, डॉक्यूमेंटेशन का भी किसका काम हुआ? आपके प्रोमोटर का। इसकी बात क्या है? टू अपॉइंट बैंकर्स लीगल एडवाइजर्स ऑफ द कंपनी, यानी प्रोफेशनल्स को हायर करने का भी किसका काम हुआ? आपके प्रोमोटर का, ठीक है। प्रोफेशनल को हायर कौन करेगा? आपका प्रोमोटर। अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल के सोर्स से रेज करना है, दिस शुड ऑल्सो बी लुक अपॉन बाय द प्रोमोटर। प्रोमोटर की ड्यूटी क्या है? प्रोमोटर की ड्यूटी दो ही है, ड्यूटी नॉट टू मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट एंड ड्यूटी टू मेक फुल डिस्क्लोजर टू द कंपनी ऑफ ऑल रेलेवेंट फैक्ट्स। देखिए, अगर आपका प्रोमोटर इस ड्यूटी में है कि वो कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट नहीं करेगा, यानी कंपनी में कुछ ऐसी छुप के चीजें करे या फिर कुछ ऐसा ऑपरेशन करे जिससे वो छुप के प्रॉफिट बनाए, तो दिस इज नॉट अलाउड टू अ प्रोमोटर। दूसरी बात क्या है? इस सारी जरूरी इंफॉर्मेशंस को डिस्क्लोज करने की भी किसकी जिम्मेदारी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? प्रोमोटर। प्रोमोटर इज अंडर द ड्यूटी कि वो सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस को डिस्क्लोज करे एंड साथ ही साथ वो कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट जनरेट ना करे। अगर इनमें से वो कोई भी एक्ट करता हुआ पकड़ाता है, उस केस में उसके ऊपर लीगल एक्शंस लिए जाएंगे, ठीक है। इनकॉर्पोरेट कराना यानी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, ठीक है।
Section 3 of the Companies Act 2013 states that any 7 or more persons in case of public company, where the company to be formed will be a private company, any 2 or more persons or any person in case of 1 person company associated for any lawful purpose may by subscribing their name to a memorandum of association, otherwise by complying with the requirement of this act in respect of registration from an incorporated company with or without limited liability। सीधा से कहना है कि अगर आपको इनकॉर्पोरेशन कराना है या फिर रजिस्ट्रेशन कराना है तो अगर आप एक ओपीसी हैं उस केस में 1 मेंबर, अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो कम से कम 2 मेंबर, और सिर्फ लिमिटेड कंपनी है यानी पब्लिक कंपनी है तो सिर्फ कम से कम 7 या फिर ज़्यादा मेंबर्स साथ आके कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और कंपनी फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, प्रोसीजर क्या है? पहले आपको इस बात को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आपकी कंपनी का टाइप क्या है, नाम क्या होगा, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर रजिस्ट्रार के थ्रू हर एक कंपनी को अपॉइंट किया जाता है, हर एक कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट होता है एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे रोल नंबर्स होते हैं हम लोगों के क्लासेस में, वैसे ही कंपनी का रोल नंबर या फिर आइडेंटिटी नंबर। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरी है? हर एक कंपनी के पास MOA यानी कंपनी के अम्मा कह सकते हैं, जो लक्ष्मण रेखा बताती है, जिस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सकती कोई भी कंपनी, वो होना कंपलसरी है। AOA यानी ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आपको बताएगा कि आप इंटरनल कैसे चीज़ों को अरेंज करेंगे। ये आपका आउटसाइड वर्ल्ड के साथ डील करता है और ये आपका इनसाइड मैनेजमेंट को देखता है। ठीक है, कॉपी ऑफ प्रपोज्ड अग्रीमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सारे डॉक्यूमेंट्स को फाइल करेंगे तभी आपकी कंपनी रजिस्टर हो सकती है विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013। इशू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब भाई आपने ये सारी ऊपर की फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली तो आपको क्या मिल जाता है? रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने पे सर्टिफिकेट विच इज द प्रूफ कि आप कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ठीक है, फिर आता है कैपिटल स्टेज ऑफ द फॉर्मेशन। अब भाई कैपिटल स्टेज यानी कहां से आप कितनी कैपिटल रेज करने वाले हैं। After the registration of the company can go ahead to seek the necessary capital to carry on its operation. This raising of capital is called flotation. Capital को जो हम raise करते हैं, that process is also known as flotation. याद रखना है। Section 70 requires that every public company may टेक एनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। इसमें से किसी भी तरीके से एक पब्लिक कंपनी पैसे उठा सकती है। इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस इफ पब्लिक इज टू बी इनवाइटेड टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर कैपिटल। याद रहेगा सिर्फ पब्लिक कंपनी ही प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ वही अलाउड है कि वो पब्लिक से पैसे ले सकती है, और अगर ऐसा नहीं करना है, पब्लिक से पैसे अभी लेने का मन नहीं है इनका, तो ये एक स्टेटमेंट भी फाइल कर सकते हैं इन स्पेस या फिर ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोस्पेक्टस इफ द कैपिटल इज टू बी अरेंज प्राइवेटली। मान लीजिए किसी पब्लिक कंपनी का मन किया कि भाई इस बार हम पब्लिक से पैसे नहीं लेंगे, तो उसे प्रोस्पेक्टस के बिहाफ पे एक स्टेटमेंट को फाइल कराना पड़ेगा जब उसे कैपिटल प्राइवेटली रेज करना है। ठीक है, अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज MOA या फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। याद रखिएगा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, VIP है। ठीक है, अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 of the Companies Act, memorandum means the memorandum of association of a company as originally framed or as altered from time to time in pursuance of any previous company law or of this act. Memorandum of association या तो आपने इस कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड कराया है, फॉर्म किया है, या फिर किसी प्रीवियस कंपनीज लॉ के एक्ट। आपको अगर पता हो तो प्रीवियसली हमारे पास बहुत सारे कंपनी लॉ के एक्ट थे, फिर उन्हें चेंज करते करते फाइनली वी हैव द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, मीनिंग क्या है?
Memorandum of Association is a legal document which describes the purpose for which the company is formed. It defines the powers of the company and conditions under which it operates. It is a document that contains all the rules and regulations that accompanies the relation with the outside world. Outside world के साथ कंपनी का क्या रिलेशन होगा, यानी कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी होगी, चैरिटेबल कंपनी होगी, एनजीओ होगा, ट्रस्ट होगा, इस चीज को भी कौन डिसाइड करेगा? MOA। तो सीधी सी बात है, आपका MOA कंपनी के ऑब्जेक्टिव को डिस्क्राइब करता है कि कंपनी किस लिए फॉर्म हुई है, कंपनी की क्या पावर्स हैं, कंपनी क्या फंक्शन करने वाली है, कंपनी का क्या रूल एंड रेगुलेशंस होंगे, ये सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करता है आपका MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। It is mandatory for every company to have a MOA which defines the scope of its operation, यानी लिमिट, क्या कंपनी की लिमिट है, इसे भी डिस्क्राइब करता है MOA। Once prepared, the company cannot operate beyond the scope of the document. If the company goes beyond the scope, then the action will be considered ultra wise and hence will be void। ये एक लक्ष्मण रेखा सेट कर देती है, ये है लक्ष्मण रेखा, और इस रेखा को पार करने पे कंपनी को मिलेगा दंड। समझ में आ गया? इट इज अ फाउंडेशन ऑन विच द कंपनी इज मेड। ठीक है, ऑब्वियसली ये एक फाउंडेशन है जो बताता है कंपनी का क्या स्कोप, क्या फंक्शंस, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस या फिर क्या ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का? अ मेमोरेंडम in fact lays down the construction of a company, as such is the foundation on which the superstructure of the company is built. Obviously it lays down the area within which a company may operate and defines the relationship of the company with the outside world. For example, मान लीजिए एग्जाम्पल है, ठीक है, कि रिलायंस के MOA में मेंशन है कि रिलायंस सिर्फ और सिर्फ टेली कम्युनिकेशन में ही डील करेगा। ठीक है, टेली कम्युनिकेशन में ही डील करेगा। लेकिन अगर ऐसा पाया जाता है कि भाई रिलायंस FMCG गुड्स में भी डील कर रहा है, रिलायंस टेक्सटाइल में भी डील कर रहा है, तो ये एक्ट हो जाएंगे अल्ट्रा वाइज। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण रेखा तो यही थी, इसे पार कर दिया, अब कंपनी को क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। ठीक है, फीचर्स क्या है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के? इट इज द सुप्रीम डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। क्यों? क्योंकि इसी डॉक्यूमेंट पे इतनी विशाल, इतनी बड़ी कंपनी डिपेंडेंट है। इट डिफाइंस द रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी विद द आउटसाइड वर्ल्ड। कंपनी का टाइप क्या है, कंपनी का नेचर क्या है, कौन डिस्क्राइब करता है? MOA। इट नोन एज द चार्टर ऑफ द कंपनी। याद रखिएगा, इट शुड बी इन द रिटन फॉर्म। It is a public document which is open for the public inspection. Obviously, ठीक है। It outlines the purpose for which the company is formed. Formed यानी ये कंपनी का ऑब्जेक्टिव बताती है कि कंपनी किस ऑब्जेक्टिव के साथ फॉर्म हुई है। It is to be submitted to the ROC यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज at the time of incorporation यानी रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, नोट, Memorandum of Association is an essential document that contains all the details of the company. It governs the relationship between the company and its stakeholder. Stakeholder यानी all related parties to the company. Section 3 of the Companies Act 2013 describes the importance of memorandum by stating that for registering a company in case of a public company, 7 or more people are required. Obviously, as I have discussed earlier, in case of private company कितने? 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट होना, तभी आपकी वो प्राइवेट कंपनी रजिस्टर होगी। अदरवाइज इट कैन नॉट बी रजिस्टर्ड एज अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, In case of one person company, only one person is required to subscribe the MOA. अगर पब्लिक कंपनी है तो कम से कम 7 व्यक्ति, 7 जनों ने कंपनी के MOA को सब्सक्राइब किया हो, यानी बाई अग्रीइंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द MOA। अगर एक प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम 2 या फिर इससे भी ज्यादा अप टू 200 मेंबर्स शुड सब्सक्राइब टू द MOA ऑफ द प्राइवेट कंपनी। और अगर 1 पर्सन कंपनी है तो एक व्यक्ति का MOA को सब्सक्राइब करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। ठीक है,
फॉर्म्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब भाई कौन सी कंपनी कौन से फॉर्म को भरेगी एमओए के, ये टेबल आपको बताता है। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, तो आपने कुछ नहीं करना है, बस इसे रटना है और लिखना है, ठीक है। टेबल ए आपका किसके लिए होगा, कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है। टेबल बी किस लिए हो जाएगा, लिमिटेड बाय गारंटी, वो कंपनी जो लिमिटेड बाय गारंटी है और जिसके पास कोई शेयर कैपिटल नहीं है, वो आ जाएगी टेबल बी में। टेबल सी किसके लिए आ जाता है, जो लिमिटेड बाय गारंटी भी है और उसके पास शेयर कैपिटल भी है। टेबल डी उस अनलिमिटेड कंपनी के लिए, अनलिमिटेड कंपनी यानी जिसमें तेरा घर चला जाएगा और उसके पास शेयर कैपिटल भी नहीं है, तो वो टेबल डी के अंदर अपने एमओए को रजिस्टर कराएगी। और अगर टेबल ई में कौन सी कंपनी आ जाएगी, अनलिमिटेड कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल है, ठीक है। इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, ये आपने याद करना और एग्जाम में छाप के आ जाना है, आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। सेक्शन 7 क्या कहता है कि, अच्छा कौन से एक्ट का सेक्शन 7, कंपनीज एक्ट 2013 का कहता है कि प्रिंटेड होना चाहिए आपका एमओए। इट शुड बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स नंबर्ड कॉन्सिक्यूटिवली एंड बाय बी साइन बाय ईच सब्सक्राइबर। जो भी सब्सक्राइब करता है एमओए को, उसके ऊपर उसका साइन ऐसे होना कंपलसरी है, ठीक है। क्लॉजेज ऑफ मेमोरेंडम यानी क्या क्या चीजें, क्या क्या पार्ट्स है जिसका मेंशन होना जरूरी है, कहां पे, आपके एमओए में। तो पहला है नेम क्लॉज। द नेम ऑफ द कॉर्पोरेशन इज द सिंबल ऑफ इट्स पर्सनल एग्जिस्टेंस। हम सबका नामकरण क्यों किया गया, ताकि हम सबकी एक आइडेंटिफिकेशन हो कि ये राम है, ये श्याम है, ये सीता है, ये गीता है, ये बबीता है ना। तो भाई इसीलिए कंपनी का भी नामकरण होना जरूरी है, ताकि कंपनी का एक पर्सनल एग्जिस्टेंस हो, पर्सनल आइडेंटिटी हो, एक आइडेंटिफिकेशन बन सके। अ प्रपोज नेम इज टू बी कंसीडर्ड टू बी अनडिजायरेबल इफ इट इज आइडेंटिकल विद और टू नियरली रिजेंबलिंग विद द एनी अदर एग्जिस्टिंग कंपनी और एलएलपी। एक नेम क्लॉज कहता है हर एक कंपनी के पास एक यूनिक नेम मेंशन होना कंपलसरी है, ठीक है। रजिस्टर्ड ऑफिस और डोमिसाइल क्लॉज कहता है कि द सेकेंड क्लॉज ऑफ द एमओए मस्ट स्पेसिफाई द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी इज टू बी सिचुएटेड। ये बात करता है उस स्टेट की जहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस मेंशन है। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में अगर मेरा ऑफिस है मेरी कंपनी का, देन इट विल बी द डोमिसाइल विल बी महाराष्ट्र, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज बताता है कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, प्रॉफिट बनाना, सोशल वेलफेयर, पब्लिक का वेलफेयर, आपके आर्ट्स एंड साइंस का डेवलपमेंट है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। द मेमोरेंडम मस्ट स्टेट द ऑब्जेक्ट फॉर विच द प्रपोज्ड कंपनी इज टू बी एस्टैब्लिश्ड। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी को फॉर्म करने का, ऑब्वियसली मेन ऑब्जेक्टिव तो पैसा ही पैसा है ना, यही होता है। This clause is to be drafted after a very careful consideration, keeping in view the shape a company may take in years to come. यानी फ्यूचर एनालिसिस करने के बाद हम अपने ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करके मेंशन कर देते हैं अपने एमओए में। लाइबिलिटी क्लॉज, कंपनी का लाइबिलिटी क्या होगा, कंपनी अनलिमिटेड लाइबिलिटी को फॉलो करेगी, लिमिटेड बाय शेयर्स पे चलेगी या फिर लिमिटेड बाय गारंटी पे चलेगी, डिसाइड करेगा आपका एमओए, ठीक है। इट डिफाइंस द लिमिटेशंस ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो जितना अनपेड अमाउंट हो जाएगा शेयर का, उसके लिए हो जाएंगे मेंबर्स लाइबल। मैंने 30,000 के शेयर्स खरीदे, पे किया सिर्फ 25,000, तो मैं एट द एंड कितने के लिए लाइबल हूँ, अनपेड अमाउंट 5,000 के लिए, ठीक है। गारंटी, अगर मैंने रिटर्न में गारंटी दी है कि मैं कंपनी को 5 लाख रुपए दूंगी, तो मैं कितने के लिए लाइबल हूँ, 5 लाख के लिए। और अगर मैंने अनलिमिटेड लाइबिलिटी ले ली, कंपनी की लाइबिलिटी थी 5 करोड़, तो यही सेम लाइबिलिटी मेरी भी हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया आपका लाइबिलिटी क्लॉज। कैपिटल क्लॉज बताएगा कि आप कौन कौन से सोर्सेज से कैपिटल को रेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके एमओए ने प्रोहिबिट किया है कि आप कभी भी डिबेंचर्स इशू नहीं करेंगे, तो आप डिबेंचर्स इशू करके कैपिटल रेज नहीं कर सकते। और अगर आपने इस मेंशन्ड लक्ष्मण रेखा को पार किया, डिबेंचर्स इशू किया, तो वो एक अल्ट्रा वायर्स एक्ट को कॉन्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है। देयरफॉर
Capital clause must indicate the amount of capital with which the company is registered and is known as the registered or authorized or nominal capital. Authorized capital sets the limit beyond which the issued capital does not exceed. साथ ही साथ सोर्सेज के अलावा ये आपको ऑथराइज्ड कैपिटल भी बताता है. फॉर एग्जाम्पल 5 करोड़, यानी अपनी पूरी लाइफ टाइम में कंपनी 5 करोड़ से ज्यादा कैपिटल को रेज नहीं कर सकती. ठीक है. एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज बोलता है कि द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी साइंड एटलीस्ट, यानी कम से कम कितने सब्सक्राइबर्स हैं. प्राइवेट कंपनी तो कम से कम 2 लोगों का साइन होना जरूरी है. किस पे? एमओए पे. सब्सक्राइब करना उनका कंपलसरी है. पब्लिक कंपनी है तो कम से कम 7 जनों का आपके एमओए को सब्सक्राइब करना कंपलसरी है. और अगर एक ओपीसी है यानी 1 पर्सन कंपनी है तो सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर कंपलसरी है आपके एमओए को सब्सक्राइब करने के लिए, उससे अग्री करने के लिए, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे अकॉर्डिंगली साइन करने के लिए. ठीक है. नॉमिनेशन और सक्सेशन क्लॉज ये क्या कहता है? इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू हैव नॉमिनेशन क्लॉज टू डिस्क्राइब द नॉमिनीज इन द इवेंट एंड डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर. ठीक है. ये नॉमिनेशन क्लॉज में जो भी कंपनी के मेंबर्स होते हैं, जो भी एमओए के सब्सक्राइबर्स होते हैं, वो अपने नॉमिनीज को मेंशन करते हैं. ठीक है. तो ये 7 क्लॉज है, ये आपने याद रखना है. पूछता है एग्जाम में व्हाट आर द क्लॉजेज ऑफ एमओए. तो अच्छा, अगर आपसे पूछेगा कि व्हाट आर द क्लॉजेज तो आप डायरेक्टली क्लॉजेज लिख देंगे. ऑब्वियसली आप डायरेक्टली क्लॉजेज नहीं लिखेंगे. पहले आप एमओए लिखेंगे, एमओए के क्या फंक्शंस हैं, एमओए का क्या इंपॉर्टेंस है, देन यू विल जंप टू द क्लॉजेज ऑफ द एमओए. ठीक है. ऑल्टरेशन ऑफ एमओए, कई सारे केसेस में आप वोटिंग करके अपने एमओए में चेंजेस भी कर सकते हैं. दैट इज नोन एज योर ऑल्टरेशन या फिर चेंजेस इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. A company may alter the provision of its memorandum by passing a special resolution and after complying with the procedures specified in the Act Section 13. यानी कुछ प्रोसीजर्स जो कि कंपनीज एक्ट 2013 ने कंपलसरी किए हैं, उन्हें फॉलो करते हुए आप अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस भी कंसीडर कर सकते हैं, चेंजेस भी प्लेस कर सकते हैं. सबसे पहला ऑल्टरेशन इन द नेम क्लॉज. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी. ठीक है. मेरी थी एफके प्राइवेट लिमिटेड, यानी नाम से ही ये एक्सप्रेस्ड है कि मैं एक प्राइवेट कंपनी में ऑपरेट कर रही हूँ. लेकिन मुझे इसे एक पब्लिक कंपनी करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने नाम से प्राइवेट को हटाना पड़ेगा. अब ये क्या मैं ऐसे ही बोर्ड पे जाऊंगी, ऐसे ऐसे काटूंगी, हो जाएगा? नहीं होगा. तो चेंजेस आप कैसे कर सकते हैं? वॉलंटरी या फिर कंपलसरी. वॉलंटरी है यानी जब आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, यानी कम से कम 75% आपके मेंबर्स इसके फेवर में वोटिंग करें और साथ ही साथ आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल भी लेना पड़ेगा. ठीक है. और जब कंपलसरी है, जब आपने ऐसा कोई एक्ट कर दिया, जैसे मेरी एफके लिमिटेड कंपनी थी लेकिन मैंने क्या कर दिया? पब्लिक से पैसे ले लिए. अब ये कंपलसरी हो गया कि मैं अपनी कंपनी को पब्लिक बनाऊं, तो वहां पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन यानी 100 में से 51% लोगों ने भी मेरी वोटिंग के फेवर में वोट कर दिया. अब ये लोग कौन होंगे? ऑब्वियसली मेंबर्स वोटिंग होगी. ठीक है. ऐसे आप जाके जनहित में जा रही हर एक जने से जाके वोटिंग नहीं लेंगे. ठीक है. दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल. लेकिन नो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल वेयर द एडिशन और रिमूवल ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड इज डन. देखिए, अगर आपको अपना नाम ही चेंज करना है, राम से श्याम करना है, तो आपको ये ऊपर वाले प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा. लेकिन अगर जहाँ पे एक प्राइवेट को आप पब्लिक बना रहे हैं या फिर एक पब्लिक कंपनी को आप प्राइवेट बना रहे हैं, वहाँ पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेने की कोई भी आवश्यकता, ज़रूरत नहीं है. ठीक है. याद रहेगा सबको? याद रहेगा? ठीक है. नेक्स्ट इन द रो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स.
अल्ट्रा वायस क्या कहता है, जब हम अपनी लक्ष्मण रेखा को पार कर देते हैं, यानी अपने एमओए के अगेंस्ट कोई एक्शन कर देते हैं, उस एक्ट को हम कहते हैं अल्ट्रा वायस। अल्ट्रा मीन्स बियॉन्ड एंड वायर मीन्स द पावर। Memorandum of Association of a company defines the powers of the company. Any act done contrary to or in excess of the scope of the activity of the company as laid down by its Memorandum of Association is ultra vires the company, that is beyond the legal powers and authority of the company and shall be wholly void and not binding on the company. Acts ultra vires the company can neither be legalized not ratified even with the unanimous consent of all the members of the company। अगर आपने एक बारी कोई भी अल्ट्रा वायस एक्ट किया, यानी अगर मेरे एमओई में मेंशन था कि मैं कभी भी डिबेंचर्स इशू नहीं करूंगी और अगर मेरी कंपनी ने ऐसा कमिट किया तो किसी भी केस में मैं उसे चेंज नहीं कर सकती एंड कंपल्सरीली मुझे अपनी कंपनी को बंद करना पड़ेगा। अल्ट्रा वायस मीन्स बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी, बियॉन्ड द पावर्स ऑफ एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। किसी भी केस में अगर आपने इसे पार किया, इस लक्ष्मण रेखा के अगेंस्ट गए, तो आप चेंजेस नहीं कर सकते, आपको सीधे से अपनी कंपनी को क्लोज करना पड़ेगा, वाइंड अप करना पड़ेगा। चाहे आपके एक मेंबर, दो मेंबर यानी सारे मेंबर भी अगर ये हो जाए, दैट डजंट मैटर। ठीक है। रैशनल ऑफ द डॉक्ट्रिन, आखिर भाई इसका रैशनल क्या है, इसका मीनिंग क्या है। The doctrine of ultra vires is primarily developed to protect the interest of the investors and the creditors. The doctrine prevents a company to employ the money of the investors for a purpose other than those stated in the object clause of the MOA. Thus, the investors and creditors may be assured by this doctrine that their investment will not be directed for the activities which they did not contemplate while making the investment in the company. फॉर एग्जाम्पल कोई इसको बहुत सीरियसली लेके नहीं जाएगा। मान लीजिए रिलायंस ने ऐसा मेंशन किया था कि उसका जो ऑब्जेक्ट है सिर्फ और सिर्फ टेली कम्युनिकेशन ही, यानी वो जो डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है सिर्फ वही है और हम सब ने उसमें पैसे इन्वेस्ट करे। ठीक है। अब क्या करती है रिलायंस कि टेली कम्युनिकेशन यानी अपनी डिजिटल सर्विसेज के जगह पे जाके टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उसे इन्वेस्टमेंट कर देती है। तो अगर टेक्सटाइल मेंशन नहीं था एमओए में तो ये कौन सा एक्ट हो गया, अल्ट्रा वायस। अब ये अल्ट्रा वायस है तो रिलायंस के ऊपर होगा लीगल केस और रिलायंस हो जाएगी बंद। समझ में आया। अब ये चीजें की क्यों गई, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं, कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं, कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, कंपनी से रिलेटेड पार्टीज हैं, उनके साथ कंपनी धोखेबाजी ना कर सके, फ्रॉड ना कर सके। प्रोटेक्शन के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायस को मेंशन किया गया, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायस को होल्ड किया जाता है। समझ में आया। इफेक्ट क्या हो सकता है अल्ट्रा वायस का, इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। इंजंक्शन, any member of the company can bring injunction against the company to restrain it from doing the ultra vires act। स्टे ऑर्डर दे सकता है कोर्ट से, कोई भी मेंबर जिसे लगता है कि कंपनी अल्ट्रा वायर्स एक्ट करी वो स्टे ऑर्डर कोर्ट से लेके आ सकता है। लायबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर टुवर्ड्स द कंपनी, द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर पर्सनली लायबल टू मेक गुड दोज फंड ऑफ द कंपनी विच दे हैव यूज्ड फॉर अल्ट्रा वायर्स। मैंने आपको बताया था अगर अल्ट्रा वायर्स एक्ट है तो सेपरेट लीगल एंटिटी को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा और उसके डायरेक्टर्स और मेंबर्स को पर्सनली लायबल लिया जाएगा। तो अल्ट्रा वायर्स जब ऐसा एक्ट होता है तो डायरेक्टर्स की लायबिलिटी, यानी भले ही कंपनी लिमिटेड बाय शेयर हो या गारंटी हो, लेकिन कंपनी की लायबिलिटी 5 करोड़ थी तो ये 5 करोड़ लायबिलिटी हो जाएगी डायरेक्टर की और डायरेक्टर को ही इसे पे करना पड़ेगा, कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। Liability of the directors towards the third party, when the director represents the third party that the contract into by them on behalf of the company is within the powers of the company, while in reality the company has no such powers. Under the memorandum, the directors will be personally liable to this third party for his losses। ऐसे तो हम कहते हैं हमें कंपनी के एक्ट से क्या मतलब, बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स, है ना, दो अलग अलग चीजें हैं जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर अल्ट्रा वायर्स एक्ट हुआ है तो वहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी हट जाएगा एंड डायरेक्टर्स हर एक पार्टी को पर्सनली लायबल होंगे, वो पर्सनली उन्हें पेमेंट करेंगे। ठीक है। और वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड
void यानी unenforceable at law, उसे इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। अल्ट्रा वाइज एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, व्हेन द मनी ऑफ अ कंपनी इज स्पेंट अल्ट्रा वाइज in acquiring a property, the right of the company over the property would be secure. However, where the payment for an ultra wise acquired property has not been made, the vendor can obtain a tracing order to recover the property from the hands of the company. अगर अल्ट्रा वाइज एक्ट यानी कंपनी के MOA में ऐसा मेंशन ही नहीं था कि कंपनी कभी कोई फिक्स्ड एसेट खरीदेगी यानी लैंड या बिल्डिंग खरीदेगी, और अगर डायरेक्टर्स कंपनी के पैसे से ऐसा कुछ भी खरीदते हैं तो उसे कंपनी की ही प्रॉपर्टी मानी जाएगी, लेकिन उसका पेमेंट किसके ऊपर फॉल होगा? डायरेक्टली डायरेक्टर्स या फिर मेंबर्स पे। अल्ट्रा वाइज बोरोइंग, जिसका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, मान लीजिए MOA प्रोहिबिट करता है, मना करता है कि डिबेंचर्स इशू नहीं होंगे, लेकिन डिबेंचर्स इशू किया गया। अ बैंक और अदर पर्सन लेंडिंग टू अ कंपनी फॉर द पर्पस अल्ट्रा वाइज द मेमोरेंडम कैन नॉट रिकवर द मनी अंडर दैट द लोन एग्रीमेंट, बट नथिंग प्रिवेंट्स अ कंपनी फ्रॉम रिपेइंग दैट मनी। समझ में आया भैया? वो कंपनी को डायरेक्टली जो डिबेंचर्स होल्डर है वो कंपनी को स्यू नहीं कर सकती कि कंपनी मुझे पैसा दे, लेकिन हाँ डायरेक्टर्स को और मेंबर्स को डायरेक्टली क्लेम करेंगे, डायरेक्टली उनके ऊपर केस कर सकते हैं फॉर रिकवरिंग देयर मनी। अल्ट्रा वाइज लैंडिंग, फॉर एग्जांपल कंपनी का MOA ने प्रोहिबिट किया था, मना किया था कि कंपनी कभी भी लोन नहीं ग्रांट करेगी किसी भी डायरेक्टर को या किसी भी एम्प्लॉय को, ठीक है। फॉर एग्जांपल लोन का ग्रांट करना मना था, कंपनी कभी भी लोन नहीं ग्रांट कर सकती, लेकिन कंपनी ने लोन ग्रांट किया। इफ द मनी हैज बीन लेंड बाय द कंपनी एंड द लेंडिंग इज अल्ट्रा वायर्स, द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी वॉइड यानी अनइन्फोर्सेबल एट लॉ, आप उसे कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कर सकते। नो एक्शन कैन बी ब्रॉट इन इट बट द कंपनी कैन स्यू फॉर रिकवरी फॉर इट्स मनी। आप उस व्यक्ति को स्यू तो कर सकते हैं कि भाई मेरे लोन वापस करो, लेकिन कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते कि इंजंक्शन करा दे कि भाई उसने ऐसा किया। क्यों? क्योंकि आपने अल्ट्रा वायर्स एक्ट कमिट किया है। समझ में आया? अल्ट्रा वायर्स टॉर्ट्स, in order to make the company liable for the torts yani civil wrong of its employees, it is to be proved that the tort was committed in course of an activity which falls within the purview of the company's memorandum and the tort was committed by the employee in the course of his employment। ठीक है, जहां सिविल रॉन्ग है, जहां सिविल रॉन्ग है और ऐसा कंपनी प्रूव करने में समर्थ है कि भाई कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो MOA के अंदर थे और जो भी अल्ट्रा वायर्स एक्ट है वो एम्प्लॉय ने कर दिया है, ना कि कंपनी के मेंबर्स या डायरेक्टर्स ने, तो उसे सिविल लाइबिलिटी मानी जाएगी। ठीक है, टाइप्स क्या है अल्ट्रा वायर्स के? एक्ट्स विच आर अल्ट्रा वायर्स आर वॉइड ab initio, यानी आपने किसी माइनर के साथ एक्ट कर लिया, आपने किसी माइनर के साथ डीलिंग कर ली, उसे अपना मेंबर बना लिया, तो वो शुरुआत से ही वॉइड है, वो शुरुआत से ही अनएनफोर्सेबल एट लॉ है। ठीक है, इवन इफ इट इज अप्रूव्ड बाय AOA और MOA कैन नॉट बी रेटिफाइड। ठीक है भाई, माइनर के साथ तो आपकी डीलिंग वॉइड है ही, भले आप अपने AOA में मेंशन करो या फिर MOA में। Acts which ultra wise the MOA void cannot be ratified even if all the shareholder assent। ये कभी भी ऑल्टरेट नहीं किया जा सकता, कभी भी ऑल्टरेशन नहीं होगा आपके अल्ट्रा वाइज एक्ट में। ठीक है, Acts which are ultra wise the AOA but intra wise the company, यानी MOA के तो अंदर है, ठीक है, लेकिन ये जो AOA होता है यानी इंटरनल मैनेजमेंट के अगेंस्ट जा चुका है, इसे क्रॉस कर लिया है, तो इसे ऑल्टरेशन किया जा सकता है, लेकिन अगर MOA को क्रॉस किया तो ये ऑल्टर नहीं हो सकता। Acts which are ultra wise the director but intra wise the company can be ratified by the shareholder। कोई ऐसा काम जो डायरेक्टर नहीं कर सकते थे, डायरेक्टर की पावर के बियॉन्ड था, इसे कर दिया, लेकिन वो MOA के अंदर था तो भी उसे रेटिफिकेशन कर दिया जा सकता है। तो याद रखना है कोई भी एक्ट आपको ऑल्टर हो सकता है एक्सेप्ट दोज एक्ट जो आपके MOA को अगेंस्ट चले जाए, MOA की मेंशन लक्ष्मण रेखा के अगेंस्ट जाए, वो एक्ट्स ऑल्टर नहीं हो सकते। ठीक है, विद दिस आज मैं आपकी रिविजनरी क्लास को यहीं एंड कर रही हूँ, फिर मिलेंगे हम आपसे जल्दी। अगर इन वीडियोस से इन कंटेंट के रिगार्डिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम आपसे जल्दी ही कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।